एंड आप इलेक्ट्रिक शॉक एंड इट्स ट्रीटमेंट, आप स्लाइड शो हो रही है बेटा? यस सर। ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक हाँ। शॉक एंड ट्रीटमेंट से बात करेंगे। बेसिकली एन इलेक्ट्रिक शॉक इज एन पेनफुल स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। अब बेसिकली हमें पहले ये पता होना चाहिए कि सेंसरी नर्व्स का फंक्शन क्या है और मोटर नर्व्स का फंक्शन क्या है। तो बेसिकली जो सेंसरी नर्व जो होती है वो हमारी जो सेंसेशन पूरी बॉडी का सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल बताया था, अगर आपको किसी के बॉडी का सेंसेशन चेक करना है, स्किन की सेंसिटिविटी चेक करनी है, तो आपको क्या करना है, हॉट एंड कोल्ड ट्यूब दो लेनी है, एक में हॉट वाटर डालना है और एक में कोल्ड वाटर। तो उसी चीज में आज हमने क्या, वही है कि अगर सेंसेशन आपको किसी का चेक करना है तो आपको हॉट या कोल्ड वाटर से आप चेक कर सकते हो, मींस आपको उसका सेंसेशन पता चल जाए। मोटर नर्व जो हमारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। caused by the sudden flow, cessation of flow or variation in the intensity of current। बेसिकली या कुछ सडन फ्लो की वजह से जो करंट में उस वजह से हो सकता है, या फिर सडनली इंक्रीज हो जाती है इंटेंसिटी करंट की पासिंग थ्रू द बॉडी, जो बॉडी से पास हो रहा है, तो वही क्या इलेक्ट्रिक शॉक काज करता है, ठीक है। बेसिकली उसमें सबको पता है कि इलेक्ट्रिक शॉक जब लगता है वो पेनफुल होता है। अब वो बेसिकली पेनफुल स्टिमुलेशन कहाँ, सेंसरी और मोटर नर्व जब तक रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो हमें थोड़ी, अगर हमारे सेंसेशन पता ही नहीं तो हमें पता चलेगा हमें करंट लग रहा है, या मोटर नर्व्स हमारी जो है वो अगर डैमेज है तो हम अगर कोई इलेक्ट्रिक शॉक भी लगाएगा तो हमें क्लियर हो पाएगा कि हमें शॉक लग रहा है कि नहीं। नो सर। ठीक है। तो बेसिकली सबसे अब हम तो डेफिनेशन आमतौर पे हम क्या बोलते हैं, सर इलेक्ट्रिक शॉक करंट लग गया, बट करंट लगा, इस करंट लगा तो कहाँ, हमें क्यों, ऐसा क्या था कि हमें इसमें पता चला है। तो इसके लिए बेसिकली याद रखना, जब भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वो स्टिमुलेशन कहाँ करता है, हमारी जो सेंसरी एंड मोटर नर्व्स है, क्योंकि वहां पे स्टिमुलेशन करता है। उस वजह से अगर वो रीजन कोई भी हो सकता है, अगर वहां पे करंट की इंटेंसिटी बढ़ रही है तो उस वजह से जो करंट जो बॉडी से पास हो रहा है तो उस वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक shock is a painful stimulation of sensory and motor nerves caused by the sudden flow, cessation of flow, or variation of intensity current passing through the body. Electric shock caused mild discomfort and fear of loss of consciousness and death in few cases। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक के पता है अगर कम इंटेंसिटी का है तो इंसान कभी कभी बच जाता है, ठीक है। तो उसे माइल्ड डिस्कम्फर्ट जस्ट लाइक सुई चुभने या ऐसा होता है, माइल्ड डिस्कम्फर्ट ही हो सकता है, बट किसी टाइम क्या होता है आदमी बेहोश भी हो सकता है, और इन सम केसेस में अगर सीवियर शॉक हो तो आदमी की डेथ हो जाती है। क्लियर है बेटा ये? यस सर। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्मॉल पॉइंट से बात ये ध्यान रखते रहना कि इलेक्ट्रिक शॉक कॉज माइल्ड डिस्कम्फर्ट एंड फियर एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डेथ इन फ्यू केसेस। अगर कुछ केसेस में ये पेशेंट जो पेशेंट या फिर जो पर्सन है वो टच हो, डिपेंडिंग अगर इंटेंसिटी उसकी ज्यादा है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। द मेजर ऑफ द शॉक इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू द बॉडी दैट कॉजेज द डैमेज। अब मेजर क्या है इलेक्ट्रिक शॉक का, वो जिस इज डिफाइन इसको ऐसे किया गया है, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक क्या है, इज द इंटेंसिटी, जो अमाउंट ऑफ करंट जो पास हो रहा है बॉडी से, जो डैमेज कॉज कर रहा है बॉडी को, ठीक है। जो हमारे इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको, ये जो हमारी बॉडी को जो डैमेज कॉज कर रहा है, दैट इज द मेजर ऑफ द शॉक इंटेंसिटी। उसे हम कहते हैं मेजर ऑफ शॉक इंटेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर रखना, मेजर ऑफ शॉक इंटेंसिटी क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू द बॉडी दैट कॉजेज द डैमेज। मतलब ऐसा करंट, ऐसा अमाउंट ऑफ करंट जो हमारी बॉडी से पास हो रहा है, जो हमारी बॉडी को डैमेज कर रहा है, दैट इज द मेजर ऑफ शॉक इंटेंसिटी। ओके ओके सर। इन द फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की बात आती है। इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी ए शॉक रिजल्ट फ्रॉम आइदर ड्यू टू द पोर डिजाइन और बैडली सर्विस इलेक्ट्रोड, मेडिकल ऑपरेटर्स, फॉल्टी ऑपरेशंस ऑफ इक्विपमेंट्स, पोर पेशेंट प्रिपरेशन एटसेट्रा। अब ये थोड़ा टॉपिक जो है थोड़ा डिटेल में इसमें याद रखना, मैं जो भी बताने वाला हूँ, क्योंकि फिजियोथेरेपी जब हम क्लिनिक सेट करते हो या अपना डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल में भी कभी डिपार्टमेंट सेट होता है, तो सबसे मेन जो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो होता है इंसुलेटिंग। जो हमारा इंसुलेटिंग करना बहुत जरूरी है, पूरी सेटअप को आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज मान लो आपने अगर आपने जो मतलब ऑपरेटर्स या इलेक्ट्रोड या लीड्स ही, सिंपल देखो लीड्स की जरूरत पड़ती है, अगर लीड्स का डिजाइन ही प्रॉपर नहीं है, आपने उसका वायरिंग जो की है उसमें कहीं डैमेज है या कट है, या जो आपने इलेक्ट्रोड जो आगे हमें करंट जो अपनी बॉडी के अंदर स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं वो डैमेज है, तो उस वजह से भी करंट लग सकता है, ठीक है। फॉल्टी ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट्स मींस जो इक्विपमेंट का सर्किट होता है जो कंप्लीट, वो आपने गलत जोड़ दिया, ठीक है, वो इक्विपमेंट्स से जब वो बन नहीं पा रहा, उस वजह से भी हमें करंट लग सकता है। पोर पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट कोई ऐसा है, पेशेंट के साथ आपने मेटेलिक लगा हुआ है, मींस उसने ज्वेलरी लगाई हुई है या फिर रिंग्स लगाई हुई हैं,
और अगर आपने उसके आसपास के एरिया में आपने ये कोई भी फिजियोथेरेपी मशीन लगा दी जिसमें करंट पास हो रहा है, ठीक है, करंट पास हो रहा है इन द सेंस मींस आपने जब बॉडी पे वो मशीन लगाई या इलेक्ट्रोड लगाए, उस टाइम जो आपकी सेकंड लीड है वो आपने बोर्ड में है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, ठीक है, तो वो काज कर सकती है एक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में पेशेंट को डैमेज प्रोड्यूस करवा सकती है, किसी इलेक्ट्रिक शॉक काज करवा सकती है, ठीक है। अब मैंने आपको एक और चीज बेटा बताई थी कि अगर पैराफिन वैक्स लगाएंगे तो पैराफिन वैक्स लगाने से मेटेलिक का क्या होगा, वहां पे ये चीज होगी जो हमारे मेटेलिक है उसकी प्रॉपर्टी खराब होगी, ठीक है, वो खराब होगा, शॉक नहीं लगेगा। शॉक क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पैराफिन वैक्स बाद में हमने एक बार वैक्स को गर्म किया, उसके बाद हमने स्विच ऑफ कर दिया, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, और वो अवे फ्रॉम द जो हमारा ऑपरेटिस है उससे बाहर लगा के हम लगा रहे हैं, तो इट मींस उसमें करंट का कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता एज कम्पेयर टू हमारी जो अदर मशीन है। और अदर मशीन कौन कौन सी हैं जिसमें शॉक लगने का डर होता है बेटा? कोई भी बताओ एक। हेलो, SWD। SWD, ठीक है। रजनीश? MWD, ग्रेट। गर्ल्स में कोई भी? वर्षा? एनी गर्ल्स, कौन सी मशीन है जिसमें करंट लगने का डर रहता है अगर उसका प्रॉपर हमने मेंटेनेंस नहीं किया तो? इनके अलावा SWD है, ठीक है, और कोई? टेंस इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, टेंस में भी इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, उसमें भी पैड्स रहते हैं, तो वो भी अगर आपने अरेंजमेंट नहीं किया प्रॉपर तो हो सकता है। तो बेसिकली फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिक शॉक लगने की चीज रीजन यही है, ठीक है। अगर आपने अल्ट्रासाउंड में भी होता है क्या? अल्ट्रासाउंड में होता है सब, जितनी भी इलेक्ट्रिकल मॉड्यूलिटीज है सब में होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल मॉड्यूलिटीज आप यूज करने वाले हो फिजियोथेरेपी में, एक्सेप्ट जब आप ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हो उस टाइम वो करंट पीछे से उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ मशीन जैसे आप मान लो मैंने पैराफिन वैक्स बात की, तो आप उसको बंद करके भी जैसे आपने बंद किया और उसमें से वैक्स निकाली और लगाया तो उसमें कोई करंट का डर नहीं है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो आपने मेटेलिक ज्वेलरी है वो खराब हो सकती है, ठीक है। किसी ने कुछ लगाया हो तो बेटर है रिमूव कर दो, क्योंकि पेशेंट का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये हमारा प्रोटोकॉल है। अगर पेशेंट प्रॉपर आपने ट्रीट नहीं किया, मतलब उसको तैयार नहीं किया, तो पेशेंट भी बोलेगा आप ट्रीटमेंट अच्छा नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो एक उससे कॉन्फिडेंस लेना और पेशेंट का प्रिपरेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स। Electric shock can be of three types depending upon the nature and amount of current flow. Can also be classified two types depending upon the severity, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक को हमने जो डिवाइड किया है वो बेसिकली किस में किया गया? थ्री टाइप्स में, डिपेंडिंग अपॉन नंबर वन किस पे? नेचर पे, नंबर टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, सेकंड नंबर पे जो उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, एंड थर्ड हम देखें कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज टू डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी, और थर्ड पे है कि उसकी सीवियरिटी कितना है, ठीक है। ये चीजें होती हैं, ये सब मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन, ठीक है। जस्ट सीवियरिटी क्या चीज होगी, चलो ये यही डिस्कस करते हैं। सीवियरिटी क्या होगा? व्हाट इज सीवियरिटी? सर सेविंग करना। क्या करना? बताओ वर्षा, क्या बोल रहे थे आप बेटा? सेवियरिटी मतलब सेव करना। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट जितेंद्र। नहीं मालूम सर। ओके, और पूजा? ओके, मैं इसको क्लियर करता हूं। सीवियरिटी बेसिकली क्या है कि वो कितना डैमेज काज करने वाला सर है। कंडीशन कितना ज्यादा वो सीवियर है, कंडीशन भी बोल सकते हो, सीवियरिटी कितना ज्यादा वो डैमेज करता है, तो उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसे हम देखें डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, अगर हम बात करें नेचर और अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक शॉक, वो उसके हिसाब से इनने दो टाइम में जैसे मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है। मैक्रो एंड माइक्रो दोनों डिस्कस करेंगे क्या क्या आता है। तो ये किस पे बेसिस पे इनने डिवाइड किया इसको, किसकी टाइप? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर और अमाउंट ऑफ करंट जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना इसमें। अभी तक हम जो क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं इसकी जो ये टाइप्स हो रही है, ये डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड अमाउंट ऑफ करंट फ्लो जो इलेक्ट्रिक शॉक। तो ध्यान रखना, नंबर वन इससे मैक्रो शॉक एंड नंबर टू माइक्रो शॉक। अगर हम मैक्रो शॉक की बात करें
करंट फ्लो इज फ्रॉम द बॉडी सरफेस थ्रू द स्किन इनटू द बॉडी, अगर करंट जो फ्लो कर रहा है बॉडी सरफेस से थ्रू स्किन के इनटू द बॉडी, जस्ट 1 मिनट, समवन इज कमिंग टू क्लास, आर्यन यादव, आर्यन यादव, आर्यन यादव, बेटा आपको आवाज आ रही है आर्यन यादव? आई थिंक उसने कनेक्ट नहीं किया उसने, सो जस्ट स्टार्ट करते हैं। मैक्रो में जैसे मैं बात कर रहा था, इफ द करंट फ्लोज इज फ्रॉम द बॉडी सरफेस थ्रू द स्किन इनटू द बॉडी, मींस जब करंट फ्लो करेगा बॉडी सरफेस से थ्रू किसके, स्किन के मीडियम से इनटू द बॉडी, ए रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज नीडेड। अब इस प्रोसेस से जब वो जो करंट प्रोड्यूस करेगा वो रिलेटिवली लार्ज अमाउंट का करंट होगा, नीडेड टू प्रोड्यूस ए हार्मफुल शॉक कॉल्ड माइक्रो शॉक। मींस जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो बॉडी में से पास होगा तो उस टाइम जो शॉक प्रोड्यूस होगा, दैट इज द हार्मफुल शॉक, दैट इज नोन एज मैक्रो शॉक। क्लियर है बेटा? आप इसको ये भी बोल सकते हो कि जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो हमारी बॉडी सहन नहीं कर सकती वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो वही हमारी बॉडी में हार्मफुल शॉक प्रोड्यूस करेगा, उसी को हम माइक्रो शॉक भी कहते हैं। अगर डेफिनेशन में देखूं, इफ द करंट फ्लो इज फ्रॉम द बॉडी सरफेस थ्रू द स्किन इनटू द बॉडी, याद रखना ये लाइन क्या बोल रही है, अगर करंट फ्लो कर रहा है बॉडी सरफेस से, मीडियम क्या है स्किन का, और इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, वो जो करंट है वो बॉडी बहुत लार्ज अमाउंट में है, वो हमें चाहिए, इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ हार्मफुल शॉक, मतलब लार्ज अमाउंट में हमें करंट चाहिए माइक्रो शॉक प्रोड्यूस करने के लिए अगर किसी बॉडी में प्रोड्यूस है। तो आप ये भी बोल सकते हो माइक्रो शॉक इज द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द बॉडी, जो हमारी बॉडी में से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है जिस वजह से हमारी बॉडी में डैमेज हो रहा है, दैट इज द माइक्रो शॉक। ठीक है, अब बात की माइक्रो शॉक। माइक्रो शॉक्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइक्रो शॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, हमारे जब सीटीवीएस या सीटीवीएस सीसीयू में जो हमारे क्रिटिकल पेशेंट्स रहते हैं, जैसे कार्डियक का पेशेंट होता है, तो अगर उसमें आपको सीसीयू वार्ड है हमारा, क्रिटिकल यूनिट है, अगर आपको उसमें जाने का मौका मिलेगा, आप जाओगे इंटर्नशिप में, तो वहां पे ये चीज मिलती है आपको। तो ये लाइन थोड़ा ध्यान से सुनना सबके सब। माइक्रो शॉक क्या है? इफ द करंट बाईपासेस द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो करंट है क्या वो बाईपास कर रहा है सरफेस ऑफ द बॉडी एंड इंटर्स द हार्ट, अब वो कहां हार्ट के अंदर इंटर कर रहा है, बाय द वे ऑफ मायोकार्डियल इलेक्ट्रोड्स। मायोकार्डियल इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, जब आप किसी के सर्जरी हो जाती है या सर्जरी हुई होती है, बाईपास की सर्जरी हुई जाती है, मीन जैसे हम होते हैं ना पेसमेकर डालना या छन्ना डाला होता है, तो उस टाइम वो ये सब वहां लगे होते हैं। A transfer catheter, a minute current is produced fatal shock without the patient experience anything। मतलब इसमें क्या होगा, कैसे वो करंट, छोटा सा करंट प्रोड्यूस होगा लेकिन उसमें पेशेंट को कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? अगर एग्जांपल देखा जाए, ये थेरेपिस्ट में बी हैंडलिंग ए पेशेंट विद एन इलेक्ट्रिकल मॉनिटरिंग डिवाइसेस। अगर ये कह रहे हैं, अगर एक पेशेंट, एक थेरेपिस्ट है, वो क्या कर रहा है, एक पेशेंट को हैंडल कर रहा है, वो जिसके में साथ इलेक्ट्रिकल मॉनिटरिंग डिवाइस लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिकल मॉनिटरिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं, जैसे ये अपने बीपी के लिए, जैसे कार्डियक का पेशेंट है, बीपी के लिए इलेक्ट्रो, जैसे ऊपर पता है मायोकार्डियल इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, तो ये सब चीजें जब लगी हुई इसके साथ ऑन द हार्ट, if at the same time he connect his hand to the faulty table lamp or some devices with broken ground connection with visceral palpation the patient chest, and he could give patient a micro shock cause ventilation fibrillation। अब क्या होता है इसमें, बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी पेशेंट को आईसीयू में देखने जाओ, अगर उसकी कार्डियक सर्जरी हो रखी है, जब उसकी कार्डियक सर्जरी हो रखी है तो उसके साथ बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्ट होते हैं, जब तक वो पूरा ठीक ना हो जाए। तो अगर उस टाइम उसके साथ जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, मॉनिटरिंग डिवाइस लगे हुए हैं, आप सेम टाइम पे उसको भी टच कर रहे हो, और बगल में अगर कोई फॉल्टी लैंप पड़ा है या फिर कोई ऐसी चीज है जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर है, अगर उसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो तो चेस्ट के ऊपर पल्पेशन दे रहे हो, तो उस टाइम उसको हो सकता है माइक्रो शॉक। उससे हुआ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, मींस जो हमारे वेंट्रिकल्स का फंक्शन रहता है वो डिप्रेस हो जाता है उसमें। ठीक है, तो इससे भी माइक्रो शॉक मिल सकता है। बेटा क्लियर है ये लाइन? यस सर। ठीक है, बेसिकली आप इस में ऐसे समझ लो कि अगर कोई पेशेंट आप सीटीएस में देखने जा रहे हो, उसकी बाईपास सर्जरी हो रखी है और उसके ऊपर सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, आपको क्या करना है, उस पेशेंट को मतलब डीप ब्रीदिंग करानी है, या स्पायरोमेट्री एक डिवाइस है हमारे पास आता है जिससे मतलब उसकी
रिस्पिरेशन जो है वो इंप्रूव कराते हैं या कार्डियक फिटनेस इंप्रूव करवाते हैं, उसके मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं। अगर वो चीज कराने जा रहे हो, मेक श्योर आपने वहां ध्यान रखना है, अगर इसके साथ इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स, एक इलेक्ट्रिकल मॉनिटरिंग डिवाइस लगे हुए हैं, तो उस टाइम आप जब उसको कोई भी ट्रीटमेंट दोगे तो बी केयरफुल कि आप किसी भी फॉल्टी चीज को टच ना करो, ठीक है। अगर वहां पे आसपास में कोई भी ब्रोकन मतलब वायर है या लैंप है, तो आप जब उसको चेस्ट के ऊपर हाथ लगा रहे हो उस टाइम उस चीज को टच नहीं करना है, अदरवाइज आपके जरिए क्या हो सकता है, मीडियम आप बन सकते हो और वो माइक्रोशॉक हो सकता है जो कि हमारे वेंट्रिकल्स को डिप्रेस कर सकता है, ठीक है, अगर वहां पे वो ब्लड पंप नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना इसमें। आलोक, जितेंद्र, क्लियर है ये? जी सर। ओके सर एक और रिपीट कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर एग्जांपल एक, अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हो, ठीक है, आपको भेजा जाता है कि आपको सीटीएस वार्ड में जाना है, जहाँ पे सीटीबीएस में क्या होता है, बेसिकली आपको हार्ट के सर्जरी के पेशेंट मिलेंगे, ठीक है। हार्ट के सर्जरी के जब पेशेंट आपको मिलेंगे तो उनके ऊपर सारे इलेक्ट्रिकल मॉनिटरिंग डिवाइस लगे होते हैं, फर्स्ट डे, 2 डे, 3 डे मिनिमम। ये सब मॉनिटरिंग डिवाइस, क्योंकि हार्ट रेट चेक करना पड़ता है उनको, रेस्पिरेटरी रेट चेक करना पड़ता है, तो वो सब चीजें लगी होंगी, वो सब जो मान लो इलेक्ट्रिकल है। तो उस टाइम पे अगर आप उसका ट्रीटमेंट करा रहे हो, मैंने जैसे आपको बोला, आप उसको डीप ब्रीथिंग करा रहे हो या चेस्ट प्रिकॉशन दे रहे हो। चेस्ट प्रिकॉशन ये होता है कि मींस अपने हाथ से आप जो आपकी चेस्ट है उस पर प्रिकॉशन कर रहे हो, मतलब हाथ लगा रहे हो। तो उस टाइम अगर आपने गलती से किसी वहां पे कोई ऐसा ऑपरेटर हुआ, जैसे कोई फॉल्टी लैंप हुआ, मतलब ब्रोकन लैंप या कोई वायर हुई, उसके साथ आपने टच किया और ऑन द अदर एंड आपका दूसरा हाथ जो है वो पेशेंट के चेस्ट के साथ है और वहां पे इलेक्ट्रिकल मॉनिटरिंग डिवाइस लगे हुए, तो उससे हो सकता है कि वहां पे उसको माइक्रोशॉक लगे, ठीक है। उससे उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जो उसके वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करते हैं वो हो सकता है, डिप्रेशन चले जाए, पेशेंट की डेथ हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा होता नहीं है, जब भी सीटीबीएस का वार्ड हमेशा इंसुलेटेड है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट एक इनने कंडीशन बताइए कि माइक्रोशॉक कैसे हो सकता है। ओके, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द शॉक। अब सेकंड बात आ गई, पहले तो था नेचर, अब आ गया डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द शॉक। द शॉक कैन बी माइल्ड शॉक एंड सीवियर शॉक, ठीक है। अब माइल्ड शॉक क्या होगा, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ करंट दैट गिव राइज टू शॉक इज अप टू 20 मिली एम्पियर। मींस जब इंटेंसिटी जो करंट की जो शॉक को राइज करेगी वो कितनी होगी, अबव 20 मिली एम्पियर से, द पेशेंट में गेट पेनफुल सेंसरी स्टिमुलेशन। इससे क्या होगा, जो पेशेंट को पेनफुल मतलब उसको दर्द होगा सेंसरी स्टिमुलेशन में, विद लेबल एंड अपसेट ब्रीथिंग। एक उसको क्या सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है और पेन भी हो सकता है, विद ए लॉट ऑफ फियर, और उसको डर भी लगता है ना। अब देखा सडनली कभी आप किसी चीज को टच करते हो, कोई इलेक्ट्रिक वायर को, तो एकदम से अपना हाथ खींच लेते हो, देखा आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया बेटा आपने? यस सर। ठीक है, ये हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स होता है, पता है आपको। अगर वहां पे आपने हाथ, क्यों आपका विड्रॉल हो गया कि वहां पे जो अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी थी वो कम थी, याद रखना। अगर इंटेंसिटी वहां पे ज्यादा होती तो आप लोग बचते नहीं। तो बेसिकली वही ये रहा कि आपने वहां पे जैसे पेशेंट का क्या कहता है सेंसरी स्टिमुलेशन हो, और इंसान को जैसे आप, तो उसके बाद आपको ऐसे डर सा फील होता है, डिस्ट्रेस हो जाता है, एंड सम टाइम बंदे को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो जाता है, ठीक है। और ये कुछ कंडीशंस हैं, क्योंकि अगर आपसे अचानक कोई भी सडनली कोई भी चीज हैपन होगा तो इंसान को डर लगता ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक या कोई भी चीज अगर हैपन होती है तो वही चीज इसमें लिखी हुई है, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द करंट दैट गिव राइज टू शॉक इज अप टू 20 मिली एम्पियर, the patient may only get a painful sensory stimulation with the laboured and upset breathing, with a lot of fear and distress, and there is no loss of consciousness। मतलब इसमें होश में तो उसको कॉन्शियसनेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट उसमें डर जाएगा और सांस लेने में उसको बस सांस फूल जाती है। याद रखना, हम अपनी लैंग्वेज में इसको बोले अपसेट ब्रीथिंग, मीन सांस फूल जाती है, मतलब डर जाता है इंसान जब, तो ठीक है, और पेनफुल स्टिमुलेशन होगा। और माइक्रोशॉक का जो उन्होंने इंटेंसिटी बताई है वो याद रखना 20 मिली एम्पियर। ठीक है बेटा, यहाँ क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सीवियर शॉक। सीवियर शॉक क्या होता है? इफ द करंट इज मोर देन 20 मिली एम्पियर, अगर करंट जो है 20 मिली एम्पियर से ज्यादा है, इट रिजल्ट इन डिफिकल्ट इन लेटिंग गो। देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर माइनर करंट के आप टच करते हो डिफिकल्ट, तो उस टाइम क्या होता है, आप इमीडिएटली अगर अपना रिफ्लेक्स हाथ खींच भी लेते हो तो वापस आ जाता है। बट अगर ज्यादा अमाउंट में होगा तो आपको अपना हाथ खींचना या कोई भी चीज टच करोगे तो वापस लाना मुश्किल होगा, ठीक है, वो डिफिकल्ट होता है। तो वही चीज इसमें लिखी हुई है, इफ द करंट इज मोर देन 20 मिली एम्पियर, अगर करंट जो हमारा है वो मोर देन 20 मिली एम्पियर है, इट रिजल्ट इन डिफिकल्टी
इन लेटिंग गो, मतलब आप ये मुश्किल है वहां से कि आप वो आपको जाने दें। मस्कुलर पैरालिसिस, फॉल इन ब्लड प्रेशर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सबसे पहले वहां पे क्या होगा, जो हमारे मसल्स हैं वो पैरालाइज हो जाएंगे। समवन इज कमिंग इन द क्लास, शो नहीं हो रहा कौन क्लास में आ रहा था, तो जस्ट हम कंटिन्यू रखते हैं अपनी क्लास। और नंबर 1 क्या होगा इसमें, अगर अमाउंट जो करंट का इंटेंसिटी ज्यादा है, बेटा कौन क्लास में अभी कौन आ रहा था जस्ट, महेश? हाँ प्रॉब्लम है बेटा, कुछ पूछना है? सर। हाँ कुछ पूछना है आपको? नहीं सर। ओके ओके ठीक है, ओके सर। सेकंड ये था कि सीवियर शॉक क्या होता है। इफ द करंट इज मोर देन 20 मिली एम्पेयर, अगर जो करंट है वो ज्यादा है 20 मिली एम्पेयर से, इट रिजल्ट इन डिफिकल्टी इन लेटर, वो आपको मतलब जो 20 मिली एम्पेयर से करंट ज्यादा है तो वहां से आसानी से आप छूट नहीं सकते। मसल पैरालिसिस, सबसे पहले इसमें क्या होगा, मसल पैरालिसिस, जो हमारे मसल होते हैं वो पैरालिसिस हो जाएंगे, मींस वो फ्लैसिड हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड है फॉल इन ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कुछ नहीं रहेगा अपने में, सेंसेशन ऑफ रिस्पिरेशन चली जाएगी, एंड वेंट्रल फिब्रिलेशन एंड कार्डियक अरेस्ट एंड इन फ्यू केसेस रिजल्टिंग इन डेथ, ठीक है। जब ये सब चीजें होंगी तो अल्टीमेटली डेथ हो सकती है पेशेंट की। मान लो उसको सांस भी नहीं ली जा रही, कार्डियक अरेस्ट भी हो गया, हार्ट ने भी काम करना बंद कर दिया, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, तो वो क्या जिंदा रहेगा? नो सर। तो बेसिकली वही है कि सीवियर शॉक में एक, ठीक है, थैंक यू। और सीवियर शॉक में यही है कि जब पेशेंट वही हालत होती है, पेशेंट इस टाइम बचने की हालत में नहीं है। इन फ्यू केसेस रिजल्टिंग इन डेथ, दैट यूजुअली अकर विद द करंट दैट इज अबव। अब यूजुअली जो डेथ होती कब है, अबव, जब जो करंट रहेगा 100 मिली एम्पेयर से ऊपर होगा, एंड इज मस्ट विद द करंट ऑफ 200 मिली एम्पेयर एंड अबव, ठीक है। अगर इससे ज्यादा होगा 200 मिली एम्पेयर से, तो करंट वहां पे जो पेशेंट की डेथ हो जाएगी या कोई भी पर्सन होगा उसकी डेथ हो जाएगी, इफ इमीडिएटली रिलीज इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने इमीडिएटली रिलीज वहां पे पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा पॉसिबल 200 एम्पेयर पे इमीडिएटली रिलीज होता नहीं है पेशेंट, ठीक है। आप अगर सडनली आपके पास कोई प्रिकॉशन नहीं है, आपने भी उसको छू लिया तो आप भी जाओगे। ये तो सबको पता है कि इंसुलिन हमारी बॉडी क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, याद रखना ये चीज। तो अगर आपको भी गलती से भी कभी ऐसा प्रिकॉशन, आप वुड का यूज ले सकते हो, ठीक है। आपको जो मतलब अगर किसी को करंट लग रहा है तो आपको उसको अलग करने के लिए एक ड्राई वुड का यूज कर सकते हो, बट डोंट कभी खुद ट्राई मत करना, कभी हाथ मत लगाना उस पेशेंट को उस टाइम, ठीक है, वरना आपको भी शॉक लग सकता है उसमें, ठीक है। या फिर आप प्लग बंद कर सकते हो, अदरवाइज और कोई आप चीजें नहीं ट्राई कर सकते, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फॉल्टी वायरिंग ऑफ होसिंग एंड इक्विपमेंट द शॉक कुड बी, ठीक है। अगर आपके घर पे जो आपने, घर पे तो नंबर ऑफ थिंग्स है जो आपने लगा रखी है, जैसे सॉकेट हो गया, फ्यूज हो गया, वायरिंग हो गई, स्विचेस हो गए, तो अगर इसके डिपेंड पे अगर देखें, डिपेंडिंग अपॉन द फॉल्टी वायरिंग ऑफ होसिस इक्विपमेंट द शॉक कुड बी, ठीक है। अगर इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो शॉक कैसे, जैसे अर्थ शॉक, व्हेन द शॉक इज ड्यू टू द कनेक्शन बिटवीन द लाइव वायर ऑफ द मेन, ठीक है। जब शॉक जो हमें किस वजह से होगा, लाइव वायर ऑफ मेन एंड द अर्थ, इट इज नोन एज अर्थ शॉक। किस वजह से होगा, ध्यान रखना, डेफिनेशन को इस याद रखना इसको, जब जो शॉक हमें होगा, जो कनेक्शन जब होगा लाइव वायर का मेन से और अर्थ का, तो तब जो शॉक होगा दैट इज नोन एज अर्थ शॉक, ओके, क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं causes of electric shock। causes of electric shock, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक है, आपको जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ आप वही लिखो, आपके माइंड में जितने कॉजेज आ सकते हो, जनरल क्वेश्चन है आप लिख सकते हो उसमें, याद रखना। जो मैं ये तुम्हें आपकी मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ, आपके माइंड में भी अगर कुछ होगा तो आप मुझे बताओगे, ठीक है। नंबर 1 है, ए पर्सन कैन ऑब्टेन ए शॉक विदाउट टचिंग द एक्टिव वायर ऑफ द पावर सप्लाई बाय द फॉलोइंग मिसहैप्स, ठीक है। एक पर्सन को करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक को हासिल करता है विदाउट टचिंग द लाइन, अगर वो वायर को भी नहीं टच करेगा, एक्टिव वायर को, कैसे हो? नंबर 1, सडन अल्टरेशन ऑफ द करंट फ्लो। सडन अल्टरेशन ऑफ द करंट फ्लो, क्या मीनिंग होगा बेटा इसका? क्या मीनिंग होगा? सडन,
ठीक है, अचानक से करंट की इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं आप, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में वही चीज इसमें लिखी हुई है, if while on the start of the treatment the low or medium frequency current is switched on, मतलब जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट की थी वो लो एंड मीडियम थी, ठीक है, मीडियम करंट इज स्विच ऑन विद द कंट्रोल टर्न अप, ठीक है, अगर जो आपने कंट्रोल जो आप टर्न अप कर दिया, इफ इट insufficient time is allowed for the operators to warm up, means आपने जैसे हर मशीन को वार्म अप होने में टाइम लगता है, ठीक है, याद रखना हर चीज को गर्म होने में टाइम लगता है। अगर एग्जांपल मैं आपको अपनी 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 ह्यूमन बीइंग्स की अगर एग्जांपल दूं, हमारी बॉडी की भी बात करूं, फॉर एग्जांपल आपको किसी भी कंपटीशन के लिए तैयार होना है, या एथलीट की भी एग्जांपल ले लो जिसको रनिंग करनी है, ठीक है, अगर वो एथलीट ऐसा है कि उसको 100 मीटर रनिंग करने वाला है या 400 मीटर रनिंग करने वाला है, आपको उसको पहले वार्म अप करना पड़ेगा अपनी बॉडी को, ठीक है, वार्म अप क्यों करना पड़ेगा, ताकि उसकी बॉडी में कोई फर्दर डैमेज ना हो, ठीक है, अगर वो एकदम से दौड़ने लगेगा, उसके मसल टाइट है, उसके जो बॉडी है अकड़ी हुई है, तो हो सकता है उसको कहीं मसल टीयर हो जाए, ठीक है, ऐसे मशीनों का भी यही है, अगर जब तक मशीनें गर्म नहीं होगी तो वो आगे काम नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आपने सडनली उनको एकदम से इंक्रीज करोगे उनकी वोल्टेज, तो वो कुछ ब्रेक कर सकती है, सर्किट भी ब्रेक हो सकता है, और वो गर्म भी नहीं होगी, उस वजह से शॉक भी हो सकता है, ठीक है, तो वही चीज ये बता रहे हैं, while on the start of the treatment the low or medium frequency current is switched on with the control turn up, if insufficient time is allowed for the operators to warm up, then the current comes on suddenly after the control have been turned up, it results sudden flow of current giving shock, ठीक है, अगर ये चीज अगर वहां पे आपको प्रॉपर टाइम नहीं दिया आपने गर्म होने का, तो उससे क्या होगा, जो करंट है सडनली फ्लो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और बढ़ सकता है, और इट कम्स इन इससे क्या होगा, इट रिजल्ट इन सडन फ्लो ऑफ करंट गिविंग शॉक, और इससे क्या जो करंट सडन फ्लो होगा उससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। शॉक में अकर इफ द इंटेंसिटी कंट्रोल इज टर्न अप, शॉक और तरीका ये है, अगर तभी इंटेंसिटी अगर उसकी इंटेंसिटी आपने कंट्रोल अप कर दी तब भी हो सकता है, अनड्यूरिंग ड्यूरिंग द इंटरवल इन द फ्लो ऑफ इंटरप्शन और सर्ज करंट, मतलब जैसे इंटरप्शन और सर्ज करंट के दौरान भी आपने इंटेंसिटी को अगर अचानक से आपने बढ़ा दिया, या फिर आपने इंटरवल के टाइम में एकदम से इंक्रीज कर दी, या आपने ऑपरेटर्स को पूरा वार्म अप होने नहीं दिया और एकदम से अपनी इंटेंसिटी बढ़ा, तो उससे भी शॉक हो सकता है, ठीक है, ये हमारी फिजियोथेरेपी की बात चल रही है। अर्थ कनेक्शन, अर्थ कनेक्शन का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ कनेक्शन? सर क्या पूछ रहे हो? अर्थ कनेक्शन का क्या बेनिफिट है? जैसे हम देखते हैं ना, अर्थिंग वायर होती है, एक लाइव वायर, मेन वायर होती है, तो अर्थिंग का क्या, अर्थ कनेक्शन का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, अर्थ करंट नहीं लगता सर। रजनीश आप आपकी आवाज क्लियर, जितेंद्र आप क्या बोल रहे हो? सर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता सर इसके अंदर अर्थिंग करंट नहीं लगता। अर्थिंग करंट नहीं लगता, ग्रेट, ठीक है, और गन्स में म्यूट आपकी आवाज थोड़ी सी खराब हो रही है, गन्स में कोई भी सर करंट लगाने का लगने का डर, सर शॉक वगैरह नहीं लगती है सर, शॉक नहीं लगता, ठीक है, तो ये देख लेना, मेनी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स हैव ए मेटालिक causing active voltage can be actually shortened to cause because of the dropping of the equipment due to the misuse or age. A person therapist touching the cars could cause shock, ठीक है, अर्थिंग अगर आपने क्या किया, जो ऑपरेटर्स है मेटालिक कार्स का, वो एक्टिव वोल्टेज का आपने उसको शॉर्ट कर दिया और उसको अचानक से गिर गया, या अचानक से जमीन पे गिर गया, देखा आपने कभी अगर वायर भी जमीन पे गिर जाती है, तो अगर अचानक से कोई भी ऑपरेटर्स जैसे हमारा इक्विपमेंट्स जो भी यूज हो रहा है वोल्टेज का, वो गिर गया, तो उस वजह से भी अगर वहां पे अर्थिंग नहीं कर रखते तो आपको उसका अट्वाइज नहीं है, तो उससे कॉज हो सकता है टचिंग द करंट कुड बी गेट शॉक, उससे भी आपको शॉक लग सकता है। लीकेज करंट in all electrical equipments the intrinsic current carrying parts are separated from the rest of the equipments by insulating, मतलब हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में देखा जाए जो ऐसे जो करंट कैरी करने वाले पार्ट्स हैं वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, इक्विपमेंट से, किससे, बाय इंसुलेटर से, विद हाई इक्विपमेंट विद हाई क्वालिटी इंसुलेशन मटेरियल, ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स है और उसमें से जिसमें से करंट कैरी कर रहा है, उनको हमने हमेशा एक दूसरे से अलग रखा होता है। क्यों अलग क्यों रखा होता है, अलग क्यों करते हैं वायरिंग को? ओके, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है, तो वही बात, इलेक्ट्रिक शॉक ब्रेक हो सकता है, तो इसीलिए हम दोनों को उनको अलग अलग किया जाता है, किससे करते हैं, इंसुलेटर से, और वो कौन सी हाई
क्वालिटी का इंसुलेशन होता है, मटेरियल होता है, एंड गुड सर्किट डिजाइन, और अच्छे सर्किट डिजाइन से देयर विल बी नो प्रॉब्लम विद द लीकेज ऑफ करंट, बट विद अगर लीकेज ऑफ करंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने ऑपरेटर सही है, आपको जो वायरिंग है उसका आपने अच्छा अगर मेंटेनेंस किया हुआ है, but there will be no problem with leakage current but with poor design the leakage current from the wire carrying the current will hazard। अगर ऐसा कोई मतलब जो करंट कैरी कर रही है वायर, उसमें से अगर करंट लीकेज हो रहा है तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, अगर मान लो किसी तार आपने सडनली आप चल रहे थे, नीचे तार पड़ी है, उसके ऊपर कवरिंग नहीं है, तो आप ना सडनली उसके टच में आ गए तो आपको करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है। ठीक है, Yes, sir. next one है 2 pin connections। It is important that all electrical equipment should have 3 pin connection। ठीक है, बेसिकली 2 पिन कनेक्शन नहीं, हमेशा ये बोला जाता है कि 3 पिन वाला जो कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, 3 पिन वाला। It is important all electrical equipment should have 3 pin connection including कौन कौन सा होना चाहिए बेटा उसमें? अर्थ, मेन, न्यूट्रल, ओके, एंड न्यूट्रल। ठीक है, इंक्लूडिंग द अर्थ कनेक्शन टू अवॉइड द लीकेज करंट। उसमें तीसरा कनेक्शन अर्थ कनेक्शन जरूरी नहीं चाहिए ताकि वो लीकेज को बचाएगा, एंड हेजार्डस फ्रॉम द अगर मेटल कास्टिंग, अगर मेटल की कोई प्रॉब्लम हो उससे भी वो हमें बचा सकता है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें किसी को क्वेश्चन पूछना है? नो सर। ओके, मैं स्लाइड क्वेश्चंस ओपन करो, क्वेश्चंस हमारे आप लोगों के पास आए हुए हैं। Okay, sir. ओके, जस्ट वन आप क्वेश्चंस।